हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम बीहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। सो लेजेंड क्या होता है? लेजेंड मतलब एक ट्रेडिशनल स्टोरी जो कि जनरेशन से बताई जा रही है, वर्ड ऑफ माउथ से। बट इट इज़ हिस्टोरिकल, मतलब जनरेशन से बताई जा रही है, मतलब एक हिस्टोरिकल स्टोरी है। बट किसी ने ऑथेंटिकेट नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये सच है कि नहीं, तो उसको आप लेजेंड बोलते हो। सो अ ट्रेडिशनल स्टोरी विच इज़ हिस्टोरिकल बट नॉट वेरीफाइड, किसी ने इसको वेरीफाई नहीं किया है, उसको आप लेजेंड बोलते हैं। सो हम तो पोएम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये लेजेंड कैसे हो गई, एक स्टोरी कैसे हो गई? सो बेसिकली ये पोएम जो है, दिस पोएम इज़ अ बैलेड। एंड बैलेड ऐसी पोएम होती है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी को एक शॉर्ट स्टैंजाज में बताती है। सो अ बैलेड कैन इवन बी अ सॉन्ग। सो इट इज बेसिकली अ पोएम और सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी बताती है, वो नरेट करती है एंड इन शॉर्ट स्टैंजाज। इसके स्टैंजाज बहुत छोटे छोटे होते हैं। सो ये जो लेजेंड है, ये किसके बारे में? एक ओल्ड लेडी के बारे में है जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया। तो सेंट पीटर बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है क्रिश्चियनिटी में। सो ही इज वन ऑफ द 12 अपोस्टल्स। सो वन ऑफ द सो जीसस क्राइस्ट के 12 मेन डिसाइपल्स थे जिनको अपोस्टल्स कहा जाता है। दे आर नथिंग बट डिसाइपल्स, उनके जो फॉलोअर है, मेन फॉलोअर। तो उनमें से ये एक थे एंड इनफैक्ट इनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कहा जाता है अपोस्टल्स में से। सो ये एक डिसाइपल थे उनके, सेंट पीटर। एंड उनको फर्स्ट पोप भी कहा जाता है, रोम का फर्स्ट पोप भी उनको कहा जाता है। इनफैक्ट जो इनका ये सिंबल है, ये कीज, दो कीज, पेयर ऑफ कीज, वो आज भी एक पेपल सिंबल है, सो सेंट पीटर इज़ बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म गुरु जिनको आप बोल सकते हैं। सो ये बेसिकली धर्म फैलाने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है क्रिश्चियनिटी के लिए। तो ये बेसिकली जगह जगह जाके एज अ मिशनरी धर्म फैला रहे थे। सो सेंट पीटर इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है क्रिश्चियनिटी में। सो उनसे रिलेटेड ये एक पोएम है, कैसे एक ओल्ड लेडी ने उनको गुस्सा दिलाया अपने लालच की वजह से। सो ग्रीड मतलब लालच हो गया। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So immediately आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि क्या राइमिंग स्कीम है इस पर्टिकुलर पोएम की। So we can see north land, few is different sound, winter again a different sound, through is similar to few। तो ये ए बी सी बी राइमिंग स्कीम हो गई। तो इस पर्टिकुलर पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी सी बी है एंड हर स्टैंजा में इसको रिपीट किया गया, इस राइमिंग स्कीम को। सो दैट मीन्स कि सेकेंड एंड फोर्थ लाइन आपस में राइम करते हैं, जैसे यहाँ पे फ्यू हो गया, यहाँ थ्रू हो गया। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो इस पर्टिकुलर पोएम में लगातार यूज की गई है वो है एंजैम्बमेंट। सो एंजैम्बमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी एक लाइन को तोड़ देते हैं पोएम में एंड विदाउट किसी पंक्चुएशन के उसे दूसरी लाइन में कंटिन्यू करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्ड लाइन को पढ़ेंगे, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे के नॉट स्लीप देम थ्रू। सो यहाँ पे उन्होंने लाइन ब्रेक की एंड नेक्स्ट उसी सेंटेंस को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया। फर्स्ट और सेकेंड लाइन में आपने देखा यहाँ पे कॉमाज हैं, तो उन्होंने पंक्चुएट किया है। सो एंजैम्बमेंट तब यूज किया जाता है जब आप पंक्चुएशन दिए बिना लाइन को ब्रेक करके उसे नए लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, समथिंग लाइक 3 एंड 4। सो एंजैम्बमेंट क्यों यूज किया जाता है? एंजैम्बमेंट नॉर्मली जब भी आप किसी लाइन को पढ़ते हैं तो हमेशा लास्ट वर्ड पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। सो इनफैक्ट अगर आपको स्ट्रेस डालना है किसी एक वर्ड पे, तो उस वर्ड को आप लास्ट वर्ड बना के, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे विंटर को लास्ट वर्ड बना दिया एंड उस पर स्ट्रेस आ गया, ऑटोमेटिकली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई इस वर्ड की। देन अनदर थिंग इज आप राइमिंग स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ फ्यू के साथ थ्रू राइम कर रहा है, तो उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया ताकि थ्रू जो है फोर्थ लाइन में आके इसके साथ राइम कर पाए। सो ये दो मेन रीजन होते हैं क्यों एंजैम्बमेंट का यूज किया जाता है। एंड समथिंग लाइक एम्फेसिस अगर आपको देना है, एम्फेसिस किसी चीज़ पे देना है, तो आप उसको एक नई लाइन बना देते हैं ताकि पूरा एम्फेसिस, पूरी इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर इवेंट को जो उस लाइन में डिस्क्राइब की जा रही है उसमें बताई जाए। सो एंजैम्बमेंट एक टूल है पोएट्स के लिए, जिनकी वजह से अगर उनको ये सब चीज़ें अचीव करनी होती है तो वो इसका यूज़ करते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि आप ब्रेक कर रहे हैं लाइन को मल्टीपल पार्ट्स में एंड उससे नई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। सो अवे अवे इन नॉर्थ लैंड। सो अवे अवे
2 बार रिपीट किया गया, इसका मतलब फार अवे। सो दिस इज अगेन एक पोएटिक डिवाइस है जिसको आप रेपिटेशन बोलते हैं, कि कोई चीज़ रिपीट की जा रही है। सो अवे अवे मतलब रेपिटेशन तब यूज़ किया जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालना होता है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना होता है। सो यहाँ पे वो अवे पे एम्फेसिस दे रहे हैं, मतलब अवे अवे का मतलब हो जाएगा वेरी फार अवे। सो इमीडिएटली आपको इसका मतलब समझना है कि बहुत दूर कहीं की एक स्टोरी है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग अवे अवे। सो अवे अवे इन नॉर्थलैंड। सो नॉर्थलैंड क्या है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो अगर हम उसको लिटरली सेंस में लें तो एक रीजन जो कि बहुत नॉर्थ में है, रीजन इन फार नॉर्थ, क्योंकि ये फार अवे है तो बहुत ज़्यादा नॉर्थ में कोई भी रीजन है। सो फॉर एग्जांपल ये पोएट यूएस की हैं, तो यू कैन से कनाडा को ये डिनोट कर रहे हैं, इट कुड बी कनाडा फॉर एग्जांपल। और नॉर्थलैंड इनफैक्ट नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन कंट्रीज के ग्रुप को भी, इस ग्रुप को जो कि स्कैंडिनेविया जिनको कहा जाता है, इसको भी यू से कि दिस इज नॉर्थलैंड। एंड इनफैक्ट ये बहुत ही ठंडी जगह है, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दिन के जो आवर्स है, घंटे हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है, यू कैन हैव इक्वल डे एंड नाइट, 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह देखोगे तो 8 बजे या 6 बजे सूरज उगता है, तो 6 बजे शाम को सूरज ढल जाएगा, एंड मे बी 8 बजे तक आपके पास थोड़ी सनलाइट रहेगी या लाइट रहेगी, तो यू कैन हैव लाइक 12 या 14 आवर्स ऑफ डे, एंड बाकी पूरा अंधेरा रहेगा। सो इन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। इन कंट्रीज में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है नाइट टाइम और डे टाइम में। एंड इस पर्टिकुलर ग्राफ से आपको मैं बता सकता हूँ कि कितना डिफरेंस हो सकता है, स्पेशली विंटर के समय में। सो ये ऑस्लो का टाइम ग्राफ है। सो ये जो आप यहाँ पे शेडेड रीजन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि किस समय तक उनके पास सनशाइन रहती है। एंड ये जो थोड़ा डिम लाइट शेड का जो ये एरिया है, उस समय थोड़ी सी हल्की लाइट रहेगी, सूरज के उगने से पहले और सूरज के उगने के बाद आपके पास स्टिल थोड़ी सी लाइट रहती है। तो आप नोटिस करेंगे कि जनवरी में ऐसा हो सकता है कि सुबह 9 बजे सूरज निकले एंड शाम को इवन 3 बजे तक ढल जाए। सो कितना छोटा दिन हो गया, 9 बजे से लेके 3 बजे तक, तो समथिंग लाइक 6 घंटे का दिन हो गया। इट्स वेरी लेस। दैट मीन्स कि उनके पास रात कितनी लंबी हो गई, 18 घंटे की रात हो जाएगी। सो इसका यही मतलब है कि ऐसे जगह की हम बात करें, स्टोरी ऐसे जगह की है जो नॉर्थलैंड है। दैट मीन्स इट कुड बी ईदर वन ऑफ दो। सो ऑस्लो फॉर एग्जांपल नॉर्वे का कैपिटल है, सो मे बी शायद ऑस्लो की बात हो रही हो, या ऐसे एरिया की जो इन सब से बिलोंग करते हैं। एंड जहाँ आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, आवर्स ऑफ द डे क्या है, बहुत कम है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और नाइट इतनी लंबी हो जाती है विंटर के समय में, जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर, जैन एंड फेब, इतनी लंबी रातें हो जाती हैं यहाँ से लेके यहाँ, कि दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, कि वो सो नहीं पाते हैं पूरी रात। दैट मीन्स कि इतना लंबा रात है कि वो पूरी रात सो के नहीं बिता सकते। दैट मीन्स देयर विल बी सम पार्ट कि वो जगह हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल टाइम पे वो सोने जाएं 12 बजे, एंड सुबह वो फॉर एग्जांपल 6 बजे उठ जाएं, तो सुबह 6 से 8 और इनफैक्ट शाम के 4 बजे से लेके 12 बजे तक, इतने समय वो सोते नहीं है। तो दैट मीन्स मेजर पार्ट ऑफ द नाइट वो सोते नहीं है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। स्लीप देम थ्रू का मतलब हो गया डू नॉट स्पेंड द होल नाइट स्लीपिंग, मतलब पूरी रात वो सो के नहीं बिता पाते हैं। ऑब्वियसली किसी को भी 7 या 8 घंटे से ज़्यादा नींद तो आएगी नहीं इन जनरल। सो जब आपके पास 18 घंटे के ऐसे रात रहेगी तो आप पूरा उसको सो के नहीं गुजार सकते। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो इस तरह से पोएट ने डिस्क्राइब किया इन लाइन्स में। एंड ये चीज़ मैंने आपको इन नंबर्स बता दी। तो ये एक तरीका है पोएट का बताने का कि हम ऐसी जगह की बात करें जहाँ शायद 18 घंटे की इतनी लंबी रातें होती हैं, ऐसी जगह की बात हो रही है। आप इसे नॉर्थ पोल से कंफ्यूज मत करना। बहुत लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि नॉर्थ पोल की बात हो रही है, बिकॉज जैसे आप और ऊपर जाने लगते हैं, नॉर्थ पोल के करीब जाने लगते हैं, तब ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास 24 घंटे की रात हो जाती है या 24 घंटे के दिन हो जाते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन की इंक्लिनेशन क्या है आपके, कभी कभी मंथ्स एंड मंथ्स आपका सिर्फ दिन रहता है, मंथ्स एंड मंथ्स सिर्फ रात रहती है। सो वहाँ पे जो रातें हैं वो महीनों तक रात रहती है, देन फिर महीनों के दिन रहते हैं, बिकॉज कभी भी ऐसा टाइम नहीं होता है कि सूरज की रोशनी ना आए उस जगह पे। सो आप कंफ्यूज मत होना, ये ऐसी जगह की बात नहीं हो रही है जो कि नॉर्थ पोल में है। सो नॉर्थलैंड इज स्टिल समवेयर बिलो द नॉर्थ पोल, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. So वहाँ पे अब उस रीजन को और डिस्क्राइब किया जा रहा है, आपको एक पिक्चर दिमाग में लाई जा रही है
कि ऐसी जगह की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे वो स्विफ्ट रेनडियर को हार्नेस करते हैं। सो ये क्या है? रेनडियर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बारहसिंगा ऐसे टाइप के हिरन को आप बोलते हो। सो इनको आप रेनडियर बोलते हो। इनफैक्ट जब सांता क्लॉज उड़ते हैं आसमान में, तो उनके जो भी डियर होते हैं वो भी रेनडियर होते हैं। सो रेनडियर एक स्पीशीज है हिरन की। एंड स्विफ्ट का मतलब हो गया फास्ट, तेज दौड़ने वाले। एंड हार्नेस का क्या मतलब होता है? हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना एंड उसका इस्तेमाल करना। कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ। सो फॉर एग्जांपल आप बोलते हो वी शुड हार्नेस द सन्स एनर्जी, मतलब सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, हमें उसे कंट्रोल करके उसको यूज करना चाहिए। सो हार्नेस द स्विफ्ट इंडिया मतलब दे कंट्रोल इट, उसे ऐसे बांध के उसका यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं? टू द स्लेजेस। तो ये इसको आप स्लेज बोलते हैं, इस तरह के ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि स्नोई रीजन पे आप उसको घसीट के ले जा सकते हो। सो स्नोई रीजन में आप जब इस तरह से स्लेज पे लोग बैठ जाते हैं एंड उस जगह क्योंकि रेनडियर बहुत आसानी से चल पाती है स्नो में, तो उनका इस्तेमाल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल जगहों पे देखोगे गाय और भैंसों का इस्तेमाल किया जाता है बुलक कार्ट चलाने के लिए। स्नो में बेसिकली यही काम जो है रेनडियर्स करते हैं। कैमल फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में आप यूज करते हो। तो समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो आसानी से स्नो पे चल पाते हैं एंड स्लेज फिसल सकती है स्नो पे, तो इस तरह से वहाँ पे यूज किया जाता है। व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ पे स्नो होती है, मतलब वो एरिया ऐसा है कि जब वहाँ पे स्नो नहीं होती है तब वहाँ पे विदाउट स्लेज भी काम चल सकता है। तो आपको ऐसे इंटरप्रेट करना है। ऐसी जगह की बात हो रही है जहाँ पे हर समय स्नो नहीं होती है, तो डेफिनेटली नॉर्थ पोल नहीं हो सकता। तो कभी कभी जब भी विंटर में स्नो होती है तब वहाँ पे स्लेजेस का इस्तेमाल किया जाता है एंड रेन डियर जो है उसको पुल करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स, और चिल्ड्रन कैसे दिखते हैं? बेयर के कप जैसे, भालू के बच्चों जैसे। क्यों? क्योंकि उनको फनी और फरी क्लोथ जो है पहनाए जाते हैं। इस तरह से जब वो फनी और फरी क्लोथ्स पहन लेते हैं, अजीब से दिखने वाले, फनी यानी या तो आप बोल सकते हो स्ट्रेंज, जो अजीब से दिखते हैं, तो डेफिनेटली आपको अजीब लगेगा ये कपड़ा, बिकॉज हम डेली लाइफ में ये सब कपड़े नहीं पहनते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे अजीब से सॉक्स हैं, अजीब सी जैकेट है पूरे फर से भरे हुए, अजीब सा कैप है। सो दिस इज फनी। सो फनी का मतलब या तो हो सकता है कि आपको देख के हंसी है, सेकेंडली इट ऑल्सो मीन्स कि स्ट्रेंज। और फरी बिकॉज फरी क्लोथ्स हैं। एंड इन दिस लाइन यू कैन सी कि ये एक नाइस यूज ऑफ एलिटरेशन है। सो इट इज अ पोएटिक डिवाइस जिसमें आप कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं। सो यहाँ पे से फ साउंड रिपीट हो रहा है, सो इट इज एलिटरेशन। एंड एलिटरेशन पोएट्स और इवन राइटर्स यूज करते हैं बिकॉज बहुत कैची होता है, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग समथिंग वेरी कैची। तो पोएम में एंड स्पेशली जब आप एक बैलेड लिख रहे हो तो आप चाहोगे कि आप एलिटरेशन का इस्तेमाल करो ताकि पोएम जो है याद किसी को आराम से हो जाए एंड देन इट बिकम्स पॉपुलर। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ साउंड जो है इसका यूज किया गया इस एलिटरेशन में। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So they tell them a curious story. वो उन्हें curious story, curious यानी जिससे आपको थोड़ा सा mysterious लगे, क्वेश्चन आए दिमाग में बहुत सारे, यू नो सो और यू कैन इवन से इंटरेस्टिंग, ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। एंड दे एंड देम कौन है यहाँ पे? सो दे बेसिकली हो गए नॉर्थलैंड के जो भी लोग हैं, वो कहानी सुनाते हैं किनको? अपने बच्चों को। देम यानी उनके बच्चे, क्योंकि अभी हम जस्ट लास्ट स्टैंजा में हमने बच्चों को डिस्क्राइब किया कि जहाँ के बच्चे जो है बेयर कब जैसे दिखते हैं। सो देम का मतलब हो गया चिल्ड्रन, वहाँ पे जो भी बच्चे लोग हैं। एंड दे का मतलब हो गया पीपल ऑफ नॉर्थलैंड, जो भी वहाँ के लोग हैं, वो अपने बच्चों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्यूरियस सी स्टोरी सुनाते हैं। एंड यहाँ पे पोएट अपना एक ओपिनियन दे रहा है। क्या ओपिनियन दे रहे हैं? कि आई डोंट बिलीव टिस ट्रू, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। टिस का मतलब है इट इज, ओल्ड फॉर्म। सो पोएट क्या कह रही हैं? इनफैक्ट ये पोएम लिखी है फीबी कैरी ने। सो शी इज अ पोएटेस यू कैन से। सो फीबी कैरी। एंड ये कब एक्टिव थी? अराउंड 1871 तक। सो यू कैन से कि ये पोएम काफ़ी पुरानी है, 19th सेंचुरी की पोएम है ये। एंड वो क्या कह रही हैं कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि ये सच है। सो उन्होंने ये लेजेंड सुना होगा एंड उसको इस पोएम के तरीके से सुना रही हैं। बट सुनाने से पहले आपको क्या बोल रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, बट इसके बावजूद, एंड येट इसके बावजूद आप इससे कुछ सीख सकते हैं। यू मे लर्न अ लेसन यानी आप इससे कुछ सीख ले सकते हैं। लेसन का मतलब हो गया यहाँ पे सीख। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊँ, टेल का मतलब हो गया स्टोरी। सो मुझे नहीं लगता कि ये सच है, बट स्टिल मैं अगर आपको बताऊंगी ये स्टोरी, तब आप इससे कुछ तो सीख सकते हैं।
तो अब यहाँ से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। सो एक बार की बात है जब सेंट पीटर, सो सेंट पीटर के बारे में हमने देखा था, सो ये सेंट पीटर है। सेंट पीटर जब नीचे रहते थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो यानी अर्थ पे, अभी वो आसमान में है मतलब हेवन में है वो, बट जब वो अर्थ पे रहते थे, पृथ्वी लोक में रहते थे, एंड वॉकड अबाउट यानी जब वो चलते थे, अर्थ पे चलते थे, वहां पे अपनी लाइफ गुजार रहे थे, प्रीचिंग, प्रीचिंग करना मतलब डिलीवर रिलीजियस टीचिंग। तो जब भी आपने देखा होगा धर्म गुरु लोग प्रवचन रखते हैं, शिक्षा देते रहते हैं, सो रिलीजियस टीचिंग्स। सो जब भी अपनी रिलीजियस टीचिंग्स वो देते हैं उसको प्रीच करना बोलते हैं। सो जब वो प्रीच कर रहे थे अर्थ पे, नीचे अर्थ पे थे, वो प्रीचिंग कर रहे थे जस्ट एज इट डिड, जैसे कि वो किया करते थे। यहाँ पे पोएटिस क्या बोलना चाह रही है, जैसा आपको पता है, जैसा आपको पता है वो किया करते थे। तो वो तब की बात है ये। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे अर्थ में घूमते घूमते, इनफैक्ट सेंट पीटर ने क्रिश्चियनिटी को फैलाने में बहुत ज़्यादा उनका रोल रहा है। तो यू कैन से कि हाँ, पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश की होगी, पूरी दुनिया घूमे होंगे वो। सो अजम्पशन है ये स्टिल। तो ये जब पूरी दुनिया घूम के वो एक कॉटेज, सो एक छोटी सी झोपड़ी, स्मॉल हाउस को आप कॉटेज बोलते हो, नॉर्मली वुडन हाउसेस को ही आप कॉटेज बोलते हो, स्मॉल वुडन हाउस, बट नेसेसरी नहीं है कि ये वुडन हो। सो ऐसे स्मॉल हाउस के डोर के सामने वो आके खड़े होते हैं, जहाँ पे एक छोटी सी महिला, लिटिल यानी उनका साइज छोटा था, इट्स नॉट लाइक यू एज में छोटी है। सो एक छोटी सी औरत जो है वहाँ पे केक बना रही थी, एंड उसे कहाँ पका रही थी, बेक कहाँ कर रही थी, ऑन द हर्थ। हर्थ यानी बेसिकली चूल्हा या भट्टी। एंड इनफैक्ट वेस्ट में खाना कहाँ पकाया जाता था, नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से एक फायर प्लेस होती है, एंड यहाँ पे देखोगे कि एक औरत है, यहाँ पे उनका हांडी रखा हुआ है, एंड यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे वो खाना पका रही है, एंड इनफैक्ट उनके हाथ में एक ब्लोअर है, जिससे आग को कितना भड़काना है, कितना तेज उसकी लॉ करनी है, उससे कंट्रोल किया जाता था और सुलगाया भी जाता था लकड़ी उससे। सो लोग क्या करते थे, इस फायर प्लेस से, इस आग से रूम भी गर्म होता था ठंडी के मौसम में, प्लस उस पे खाना भी बनाया जाता था। तो इस एरिया को आप हर्थ भी बोलते हो। सो वो जो है अपने केक कहाँ बेक कर रही थी, हर्थ पे बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। सो वो केक बना रही हैं, उसे बेक कर रही हैं हर्थ पे। तो ये जब इनकी डोर पे आते हैं, एंड उनकी कंडीशन क्या है सेंट पीटर की, ही इज बीइंग फेंट, वो बेसिकली उनको चक्कर आ रहा है, पूरे कमजोरी की हालत में है वो, ही इज फीलिंग वीक। क्यों कमजोर महसूस कर रहे हैं, विथ फास्टिंग, मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया, फास्टिंग यानी वो स्टार्व कर रहे थे पूरे दिन, उन्होंने खाना नहीं खाया है, अब उनको जो है खाने की जरूरत है। तो उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा है, सो ही इज स्टार्विंग, एंड अब शाम को उनको खाना खाना है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन पूरा खत्म हो चुका था। उन्होंने क्या पूछा उससे कि तुम जो है अपने केक के स्टोर में से, तुम्हारे पास जो पूरा स्टोरेज है, पूरा जो स्टॉक पड़ा हुआ है केक्स का, उसमें से मुझे एक केक दे दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो उन्होंने फिर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा केक बनाया, एंड उसे क्या किया, बेकिंग करने के लिए रख दिया। ले करना यानी टू पुट, तो बेक करने के लिए उसे हर्थ पे रख दिया। फिर उसने क्या किया, उसको देखा, उस अपने बनाए हुए छोटे से केक को देखा, एंड उसे क्या लगा कि ये बहुत बड़ा है देने के लिए, टू लार्ज टू गिव अवे। इट इज टू लार्ज टू गिव अवे का मतलब है इट इज टू लार्ज सो आई कैन नॉट गिव इट अवे, बहुत बड़ा है देने के लिए। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, तो उसने क्या किया, शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। सो उन्होंने वापस एक और डो गूथा, नीट करना यानी गूंथना। तो जब भी आप केक बनाते हो तो आपको आटा गूंथना होता है, तो केक के अकॉर्डिंग। सो उन्होंने उतना जो है आटा गूंथा इस तरह से, एंड और छोटा गूंथा, पहले ऑलरेडी उन्होंने बहुत छोटा केक बनाया था, फिर उन्होंने उससे भी छोटा आटा गूंथा, बट जैसे ही उन्होंने उसको टर्न किया, उसे क्या लगा कि ये जो है पहले जितना ही बड़ा है। तो बेसिकली ये औरत जो है बहुत लालची है, एकदम भी संतुष्ट नहीं है कि वो कुछ दे पाए, एंड छोटे से छोटा केक बनाए जा रही है, फिर भी उसको छोटा वाला भी पिछले
जितना बड़ा दिख रहा है उसको. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. So उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, एक छोटा सा स्क्रैप लिया. स्क्रैप का मतलब क्या हुआ, स्मॉल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा लिया. टाइनी ने बहुत ही छोटा टुकड़ा लिया इसका, डो का, जो गूथा हुआ आटा था उसको डो बोलते हैं. सो उस डो का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे फिर वो बेलने लगी. रोल्ड इट फ्लैट का मतलब उसे रोल करके बेला एंड फ्लैट कर दिया. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसे एकदम वेफर जितना थिन, केक तो कितना मोटा होता है, पर उन्होंने इतना पतला बेल दिया, इतना छोटा स्क्रैप लिया था कि उन्हें इतना पतला बन गया कि वो वेफर जितना बेक हो गया. बट वो उसे दे नहीं पाए थे. couldn't part with that, यानी पार्ट मतलब अलग होना. सो उससे भी अलग नहीं हो पा रही थी, मतलब उसे भी वो सेंट पीटर को दे नहीं पा रही थी. फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. तो उसने क्या कहा कि मेरे जो केक हैं, जो मुझे छोटे लगते हैं जब मैं खुद खाती हूँ उन्हें, वही केक मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं. आर येट टू लार्ज, बहुत बड़े हैं, टू गिव अवे, दूसरों को देने के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं. जो मुझे खुद, मैं जब खाती हूँ मुझे खुद छोटे लगते हैं, वो दूसरों को देने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े हैं. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. तो उसने क्या किया, उसे निकाल के बेक करने के बाद अपने शेल्फ में रख दिया. सो बहुत ही सिंपल तरीके से इस पोएटेस ने हमें डिस्क्राइब की कैसे सेल्फिश लोग सोचते हैं कि खुद के लिए जो चीज़ उनको कम लगती है, वही जब उनको सेम अमाउंट दूसरों को देना होता है तो उनको वो बड़ी लगने लगती है. सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि कैसा एक सेल्फिश पर्सन सोचता है. सेल्फिश पर्सन की कैसी सोच होती है, वो ऐसी ही होती है. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. अब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हंग्री थे, भूखे थे और वीक फील कर रहे थे, फेंट थे वो. एंड श्योरली सच अ वुमन, एंड पोएटस क्या बोल रही है, ये पोएटस का ओपिनियन है कि श्योरली ऐसी जो औरत है वो काफ़ी है ऐसे सेंट को प्रोवोक करने के लिए. प्रोवोक करना यानी भड़काने के लिए, किसी को गुस्सा दिलाना, दैट इज प्रोवोकिंग. तो उनको भड़काने के लिए काफ़ी हैं. अब वो बेसिकली भड़क चुके हैं. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. तो क्या बोला उन्होंने कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो एक इंसान बने रहने के लिए. फार टू सेल्फिश टू ड्वेल यानी टू लिव, ड्वेल करना यानी लिव, ह्यूमन फॉर्म, तो तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो एक ह्यूमन फॉर्म में जीने के लिए. फूड और शेल्टर तुम्हारे पास होने के लिए, शेल्टर यानी होम या अ सेफ प्लेस को आप शेल्टर बोलते हो. एंड फायर टू कीप यू, और आग, ताकि तुम ठंड से बच सको, तुम्हें गर्म रखा जा सके. तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो. यू आर फार टू सेल्फिश टू डिजर्व ऑल ऑफ दिस. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. So again quickly you can see कि इन्होंने किस तरह से रेपिटेशन का इस्तेमाल किया है इफेक्ट लाने के लिए कि तुम्हें दिन भर बोरिंग करना पड़ेगा. बोरिंग का मतलब होता है ड्रिलिंग करना, ड्रिल अ होल, एक होल बनाना. सो तुम्हें दिन भर बोरिंग करना पड़ेगा. क्या बोल रहे हो उसको वो, कि नाउ अब से तुम जो है अपना घर बनाओगी जैसे बर्ड्स अपना घर बनाती हैं. एंड तुम अपना स्कैंटी फूड, स्कैंटी यानी लिटिल इन अमाउंट, एंड बहुत ही कम फूड तुम्हें मिलेगा. एंड कैसे मिलेगा, जब तुम पूरे दिन हार्ड, एकदम सख्त और सूखे लकड़ी पे जब तुम होल्स बना बना के इस तरह से होल बना के तुम्हें थोड़ी क्वांटिटी में फूड मिलेगा. सो इनफैक्ट वुड पैकर ऐसे ही करता है. वुड पैकर इस तरह का एक पक्षी है जो कि अपनी चोंच से पूरा होल ड्रिल करता है पूरे ट्रीज में, एंड यहाँ से जो उसके कीड़े मकोड़े निकलते हैं उसे वो खाता है. तो इतनी मेहनत करके उसे कीड़े मकोड़े खाने को मिलते हैं. तो वही उनको बोल रहे हैं कि तुम डिजर्व नहीं करते कि ह्यूमन फॉर्म में रहो. अब तुम अपनी पक्षियों जैसा अपना खुद घर बनाओगी, और थोड़ा सा खाना खाने के लिए भी तुम्हें दिन भर ये वुड जो है ड्रिल करना पड़ेगा. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, सो चिमने के थ्रू ऊपर चली गई. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड मतलब एकदम साइलेंटली कुछ नहीं बोला उसने. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, सो नीचे से ऊपर गई और बाहर क्या निकला, वुड पैकर, मतलब
उस सेंट पीटर ने क्या कर दिया, उसे शाप दे दिया, उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, वुडपेकर में। वुडपेकर इसी पक्षी को कहते हैं जिसको हिंदी में आप लोग कठफोड़वा भी बोलते हैं। सो कठफोड़वा पक्षी को वुडपेकर कहा जाता है। सो जो इस तरह से ड्रिल करके होल्स बना के बड़े बड़े ट्रीज में रहता है और इवन खाना भी खाता है। एंड वहां से वुडपेकर बन के निकली क्योंकि वो चेंज हो गई थी एक पक्षी में। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ her clothes were burned black as a coal in the flame. सो वो जो बूढ़ी औरत थी वो एक स्कारलेट, स्कारलेट यानी डीप रेड कलर को आप स्कारलेट बोलते हैं। सो रेड कलर की कैप को सर पे पहनती थी एंड वो सेम रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। लेफ्ट द सेम यानी वो इट वाज सेम एज बिफोर, उसको कुछ नहीं हुआ। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, बाकी सारे जो उसके क्लोथ्स थे वो जल गए। एंड जल के कैसे हो गए, काले हो गए, जैसे कि किसी फ्लेम में एक कोयला रखा हो। सो कोल इन अ फ्लेम। तो बेसिकली वो उस बर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं विजुअली, वेरी नाइस वे, बहुत अच्छा तरीका है पोएटिस का वुड पेकर को डिस्क्राइब करने का, कि कैसे उसकी बॉडी पूरी ब्लैक होती है और इस तरह से रेड कैप है। एंड ये कैप भी एक तरह से फ्लेम की तरह दिखती है। सो ऐसा लगता है कि किसी फ्लेम में कोयला पड़ा है। सो जब भी आप कोयला जलाते हो तो कोयला पड़ा रहता है और ऊपर फ्लेम आती है। तो इस वुड पेकर को देख के ऐसा ही लगता है कि ये पूरा कोयला पड़ा है और ऊपर एक फ्लेम जल रही है। सो नाइस वे टू डिस्क्राइब कि वो जो है वुड पैकर में कन्वर्ट हो गई एंड वुड पैकर ऐसा दिखता है। उन्होंने इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उनके सारे जो क्लोथ जल के, तो यही उनका जो ब्लैक कलर का उनका जो कोट है वो उनका कपड़ा जो है जल के रह गया। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। एंड सारे गांव के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कंट्री यानी विलेज। ये थोड़ा आपको शायद अजीब लगे कि कंट्री का मतलब विलेज कैसे हो सकता है, बट इनफैक्ट यूएस और इवन यूके में कंट्री शब्द का इस्तेमाल रूरल एरियाज को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। रूरल मतलब जो गांव के एरियाज हैं। सो सारे गांव के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे ने इनको देखा है वुड में, वुड यानी फॉरेस्ट। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पे वो ट्रीज में रहती है आज तक, ट्रीज में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो बोर करती रहती है, होल्स बनाती रहती है खाना खाने के लिए। सो एक सेल्फिश पर्सन को किस चीज़ की सज़ा मिली, कि तुम्हें अब जो तुम खाना पार्ट नहीं कर रही थी, जो तुम खाना शेयर नहीं करना चाहती थी, अब नॉर्म थोड़े से थोड़े खाने के लिए भी तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दिस पोएम इज बाय फीबी कैरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।